नमस्ते। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। प्यार से और ध्यान से सुनिए। बिहार में मुजफ्फरपुर है। वहाँ एक सुंदर सी युवती थी, पढ़ाई लिखाई में तेज, भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। तभी 1994 में 1994 में उसका सिलेक्शन यूपीएससी में हो गया, यानी वह आईएएस अधिकारी बन गई। कैडर मिला उड़ीसा। उड़ीसा में वह अधिकारी बनी, आईएएस अधिकारी। उसने उड़ीसा में ही विवाह किया संतोष कुमार सारंगी से। 18 और 6 24 साल वह आईएएस अधिकारी रही। 2018 में भारतीय जनता पार्टी को उस युवती में कुछ दिखा, नेतृत्व की क्षमता दिखी, लीडरशिप क्वालिटी दिखी। उस युवती का नाम है अपराजिता सारंगी। विवाह के पूर्व वह थी अपराजिता मिश्रा। 2018 में अपराजिता सारंगी बीजेपी में शामिल हो गई। 2019 में बीजेपी ने अपराजिता सारंगी को भुवनेश्वर से लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया। अपराजिता जीत गई। अभी 2024 में है, वह पुनः भुवनेश्वर सीट से लोकसभा की कैंडिडेट हैं। समझ गए आप? बिहार की युवती, उड़ीसा की बहू अपराजिता मिश्रा बन गई अपराजिता सारंगी। अब दूसरी कहानी सुनिए। वीके पांडियन आईएएस अधिकारी बनते हैं। कैडर मिलता है उड़ीसा। कई जिलों में कलेक्टर रहते हैं। फिर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के सचिव बनते हैं। लगातार 12 साल। वीके पांडियन का जन्म हुआ था तमिलनाडु में। आईएएस अधिकारी बनकर आ गए उड़ीसा। सालों साल से 2.5 दशक से उड़ीसा में हैं। अक्टूबर 23 में उन्होंने आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। नवंबर 23 में बीजू जनता दल में शामिल हो गए। आज बीजू जनता दल में उनकी नंबर 2 की पोजीशन है। लेकिन बीजेपी को वीके पांडियन मंजूर नहीं है। वीके पांडियन को यह मंजूर नहीं है कि तमिलनाडु का आदमी बीजू जनता दल में प्रभावी रहे। कहा जा रहा है कि वीके पांडियन अगर बीजू जनता दल सत्ता में पुनः आए तो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि नवीन पटनायक की तबीयत खराब रहती है। बीजेपी को बिहारी लड़की, उड़िया की बहू तो पसंद है, लेकिन तमिलनाडु का छोरा पसंद नहीं है। यानी बहू तो कोई भी चलेगी, दामाद नहीं चलेगा। अपराजिता सारंगी और वीके पांडियन की कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि बीजेपी ने उड़ीसा में चुनाव में तमिलनाडु बनाम उड़िया का मुद्दा उछाल दिया है। वह उड़िया प्राइड का प्रचार कर रही है और खुल्लम खुल्ला कह रही है कि उड़ीसा में तमिलनाडु का आदमी नहीं चलेगा। छुटवैये और मझोले नेता तो दूर, प्रधानमंत्री तक कह रहे हैं इस बात को। कैसे, समझाता हूं आपको। छुटवैये और मझोले नेता की बात तो दूर, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उड़िया प्राइड का मामला उछाल रहे हैं। वे उड़ीसा की सभाओं में कह रहे हैं कि नवीन बाबू की तबीयत खराब रहती है। क्या इसके पीछे किसी लॉबी का हाथ है? उन्होंने वीके पांडियन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में कह दिया कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे वीके पांडियन का हाथ है। और यह सब इसलिए है कि वीके पांडियन उड़ीसा की सत्ता पर कब्जा कर सके। यानी उड़िया बनाम तमिलनाडु का मामला
बदलकर, छिपाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी उछाल रहे हैं। देखिए मोदी जी ने क्या कहा, सुनिए। लोग अब जब मुझसे मिलते हैं तो जरूर नवीन बाबू की तबीयत की चर्चा करते हैं। वो बताते हैं कि नवीन बाबू अब खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? ये उड़ीसा के लोगों को जानने का अधिकार है। कहीं इसमें उस लॉबी का तो हाथ नहीं है ना, जो नवीन बाबू के नाम पर मोदी तो छिपा कर कह रहे हैं के पीछे उड़िया बनाम तमिलनाडु का मुद्दा सत्ता भोग रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह तो खुल्ला कह रहे हैं कि उड़ीसा में तमिल आदमी नहीं चलेगा, उड़ीसा में उड़िया मानुष चाहिए, उड़ीसा का आदमी ही उड़ीसा का मुख्यमंत्री होना चाहिए। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ओडिशा को नवीन बाबू के पीछे से कोई तमिल अधिकारी, तमिल बाबू चलाए, ऐसा चल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, चल सकता है? नवीन बाबू के बाद कोई मुख्यमंत्री तमिल बने, ऐसा चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है? अगर नहीं चल सकता है तो आपके पास मौका है। 75 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दो। सुन लिया ना आपने अमित शाह, अपने गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री आपको देने का काम करें। आज नवीन पटनायक ने उड़िया बनाम तमिलनाडु के मुद्दे पर मुंह खोला। उन्होंने कहा कि चुनाव में अभद्र भाषा का उपयोग हो रहा है, पर्सनल अटैक किए जाएंगे।